डोनाल्ड ट्रंप मैजिक जारी, डाउ जोन्स ने लगाई डबल सेंचुरी। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत, निके 1%, लेकिन मजबूत डॉलर इंडेक्स से एसजीएक्स निफ्टी में तेज गिरावट। सन फार्मा ने पेश किए शानदार नतीजे, मुनाफा 72% बढ़ा, लेकिन कंपनी ने गाइडेंस में नहीं किया कोई बदलाव। निफ्टी की 5 दिग्गज कंपनियों के नतीजे आज। एसबीआई, बीओबी की एसेट क्वालिटी पर रहेगा फोकस। एमएनएम से मजबूत नतीजों की उम्मीद और बीपीसीएल के नतीजे भी आएंगे आज ही। टाटा स्टील के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नतीजों से पहले आज कर सकते हैं अपनी अलग बैठक। चेयरमैन के तौर पर साइरस मिस्त्री की भूमिका पर होगी चर्चा। साइरस मिस्त्री को लेकर बटा टाटा ग्रुप। इंडियन होटल्स के बाद अब टाटा केमिकल्स के बोर्ड ने भी मिस्त्री को हटाने से किया इनकार। टाटा केमिकल्स के बोर्ड से भास्कर भट्ट का इस्तीफा। नोट बैन की आलोचना करने वालों पर वित्त मंत्री का निशाना, कहा थोड़ी परेशानी के बाद भी आम आदमी कर रहा है समर्थन, लेकिन काला धन पर एक्शन नहीं लेने वाली सरकारें लगी हैं आलोचना पर। अधिकतर राजनीतिक दल इसके समर्थन में है, कुछ को विरोध करना है। जब उनको जिम्मेवारी मिली थी सरकार चलाने की तो उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं थी। बैन हुए नोट लेकर सोना बेचने वाले ज्वेलर्स के खिलाफ आईटी विभाग का हल्ला बोल। मुंबई, दिल्ली समेत कई शहरों पर छापे, देश के सभी बैंक आईटी विभाग से जोड़े गए। और सितंबर के आईआईपी आंकड़े आज देर शाम, ग्रोथ नेगेटिव 0.7% से बढ़कर पॉजिटिव 1.15% पर आने का अनुमान। मजबूत कोर सेक्टर और फेस्टिवल सीजन का मिलेगा जबरदस्त फायदा। डाउ ने कल रात फिर से भले मारी और डबल सेंचुरी, लेकिन डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से एसजीएक्स निफ्टी है जबरदस्त दबाव में। तो बड़ा सवाल है कि कमजोर शुरुआत होने के बाद कहां रुकेंगे बाजार और क्या गिरावट में खरीदारी का मौका है या फिर बेचकर निकला जाए, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ फिर जुड़ेंगे आपके फेवरेट दो मेहमान। जी हां, हमारे साथ जुड़ेंगे powermywealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और जोजित बीएनपी पारिबा के हेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट गौरांग शाह भी। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए कि एसजीएक्स निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसी को देखकर आज भारतीय बाजार खुलेंगे। 8400 के आसपास निफ्टी की शुरुआत होगी। 140 अंक के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है एसजीएक्स निफ्टी में, और वो इसलिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखिए ये मजबूत है, 98 के आसपास पहुंच गया है। उसको पहले देखना चाहिए, उसके बाद आप समझेंगे कि क्यों हो रही है दिक्कत। जी हां, 98 नहीं, अभी 99 के पास पहुंच गया है, और अगर ये 100 के आसपास चला जाता है तो अनिल दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आज एशियाई बाजारों को देखने का मतलब नहीं है, क्योंकि जापान आपको दिखेगा हरे निशान में, क्योंकि येन कमजोर हुआ है। उससे क्यों नहीं लेना चाहिए, केवल दो चीजें देखनी चाहिए। क्या कहते हैं आप, डॉलर इंडेक्स अगर बढ़ गया तो कितनी दिक्कत की बात हो सकती है भारतीय बाजारों के लिए? एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत हो रही बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने से है, क्योंकि अमेरिका में एसेट एलोकेशन बहुत फास्ट होता है और लोग बड़े एक्टिवली करते हैं। हमारे यहाँ तो क्या है कि एक ही तरह के इन्वेस्टर है, सारा पैसा इक्विटी में या सारा फिक्स इनकम में, और बॉन्ड यील्ड बढ़ जाए या इक्विटी मार्केट बढ़ जाए घट जाए तो पैसा इधर से उधर शिफ्ट नहीं करते हैं। पैसिव इन्वेस्टर ज्यादा है, ठीक बात। लेकिन वहां ऐसा नहीं है, वहां करेंसी से बॉन्ड, बॉन्ड से इक्विटी, इक्विटी से कमोडिटीज, ये चर्निंग बहुत फास्ट होती है। और जिस तरह से बॉन्ड यील्ड 2% से बढ़कर 2.11% के आसपास पहुंचे अमेरिका में, वो बड़ी चिंता की बात है। दूसरी चिंता की बात जो आपने कहा, डॉलर इंडेक्स की मजबूती है। इफेक्टिवली डॉलर मजबूत हो, इक्विटी कमजोर होनी चाहिए, लेकिन डाउ उतना कमजोर होता नहीं दिख रहा। दिक्कतें बाहर ज्यादा हैं, और ऐसे में करेंसी की मजबूती इमर्जिंग मार्केट्स के लिए ठीक नहीं है। इमर्जिंग मार्केट्स की करेंसी कमजोर होगी, और जिनमें हम भी आते हैं। दूसरा, आप देखिए लंबे समय के बाद चाइना की करेंसी लगभग लोएस्ट लेवल पर आती हुई दिख रही है डॉलर के सामने। 6.81 ये युआन का लेवल है डॉलर के सामने। तो ये असर आपको दिखता हुआ नजर आ रहा है। दूसरे तो छोड़ दीजिए, ब्राजील, रशिया जैसे कमजोर देश तो छोड़ दीजिए, चाइना को अपनी करेंसी कमजोर करनी पड़ रही, जो कि कंट्रोल्ड करेंसी है। हमारी करेंसी में देखना होगा कि हम कितने कमजोर होते हैं। तो ये सारी चिंताएं फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन सब चिंताओं के बीच में एक बात समझनी चाहिए कि नया प्रेसिडेंट आया है, वो कैसे काम करेंगे, क्या काम करेंगे, किस तरह का डायरेक्शन देंगे। जब तक ये क्लैरिटी अगले कुछ दिनों में नहीं आती, तब तक बाजार
उम्मीद और डर की बीच में इसी तरह से उतार चढ़ाव दिखाएंगे। तो ओवरनाइट पोजीशन रखना इस वक्त सबसे ज्यादा रिस्की है ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से। और अब जो बातें चल रही है, पहले ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ट्रंप साहब ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, हो सकता है जेनेट येलेन छोड़ दे, लेकिन अब ये फिर से संकेत आने लग रहे हैं वो न सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि 1/4% से ज्यादा बढ़ाने का फेवर भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी चिंताएं हैं ग्लोबल मार्केट से जो अगले कुछ दिनों तक भारतीय बाजारों को परेशान रखेगी। और शायद यही वजह, जब हम आंकड़े आगे डिस्कस करेंगे अमन, की एफआईज की खरीदारी अभी भी लौटती नहीं दिख रही है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा फैक्टर जो एसजीएक्स निफ्टी में बड़ी कमजोरी दिख रहा है वो हमारे घरेलू फैक्टर भी है कि लोगों में थोड़ा सा डर बनता हुआ दिख रहा है, आईटी एक्शन होते हुए दिख रहे हैं, और दूसरा मनी सप्लाई पूरी जाम होती हुई दिख रही है। स्टैंड स्टिल वाला मामला हो रहा है कि लोगों के पास लिक्विडिटी कम होती दिख रही है और वो भी बाजार का मूड थोड़ा सा फिर से कमजोर करती हुई दिख रही है। तो ये दो फैक्टर मिलाकर कमजोर शुरुआत की तरफ इशारा है। बिल्कुल। तो ट्रंप किस तरह का काम करेंगे, आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया और लग रहा है कि ट्रंप अमेरिका में काफी अच्छा काम करेंगे। आपको याद है वो कहते थे अमेरिका की एयरपोर्ट देखिए और दुबई के एयरपोर्ट जाकर देखिए, तो एयरपोर्ट्स पे सुधार देखने को मिलेगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेंडिंग बढ़ेगी। और वो ये भी है कि लोग कह रहे हैं कि अब इमर्जिंग मार्केट्स के लिए वो अच्छी खबर नहीं है, तो फिर से वो बातें आने लगी। अमेरिका के लिए तो अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन शायद इमर्जिंग मार्केट्स का भला शायद ना हो, इसलिए आप देखिए इमर्जिंग मार्केट्स के लिए आगे दिक्कत की बात हो सकती है। और एक और चीज आप देखिए, वेडनेसडे लो से 525 पॉइंट चढ़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए रास्ता भी कम हो जाता है। ये बताइए कहां फिर आप ट्रेड करेंगे? अगर आज यहां पर खुलता है बाजार जिस तरह से 100 पॉइंट नीचे एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, तो क्या बिकवाली करनी चाहिए या फिर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए? आज के मार्केट को आप किस तरह से अप्रोच करेंगे? 8,400 पर नजर रखें। 8,400 सबसे अहमियत वाला लेवल है, खुलने के हिसाब से भी और बंद होने के हिसाब से भी। और अगर 8,400 के नीचे बंद होने के संकेत मिलते हैं या हम 8,400 के नीचे खुलकर आधा एक घंटा बिता दें जी, तो फिर आपके लिए नीचे की रिस्क बड़ी खुलती हुई नजर आएगी और तब आपके लिए 8,200 का लेवल अगले हफ्ते की शुरुआत में आता हुआ दिखेगा। सबसे पहली बात आपको नजर रखनी है ग्लोबल मार्केट पर, दूसरी बात नजर रखनी है करेंसी मार्केट और बॉन्ड मार्केट पर, तीसरी बात नजर रखनी है 8,400 के लेवल पर ओपनिंग के लिहाज से भी, टिकने के लिहाज से भी और क्लोजिंग के लिहाज से भी। तो पहला आपको काम करना है वो है कि अगर आपको 8,400 के नीचे बंद होने के संकेत मिले, अपनी तेजी की पोजीशन को खत्म कर लें। इस बार बिल्कुल न सोचे, खत्म कर लें, ये एक बहुत साफ संकेत है। क्योंकि निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज आज की मैं देख रहा हूँ वो 8,400 8,600 के बीच में हो सकती है और अब बहुत गैप से खुल गए तो फिर 8,400 8,500 की ट्रेडिंग रेंज हो सकती है। एक और बड़ी बात जो आपको सावधानी की ओर इशारा कर रही है वो है लंबा वीकेंड। सोमवार को गुरु नानक जयंती की वजह से बाजार बंद है और ऐसे में हमारे लोकल फैक्टर्स भी जो हर रोज आप देख रहे होंगे व्हाट्सएप पर, मैसेजेस पर बहुत सारी खबरें चलती है, किसी तरह के एक्शन हो सकते हैं। वित्त मंत्री और सरकार के अधिकारी भी जो बार बार बयान दे रहे हैं उसको लेकर थोड़ा सा लोगों में भय है कि कहीं कोई और एक्शन ना हो तो वो मार्केट का मूड कभी खराब करे अच्छा करे। तो ऐसे में बेहतर ये होगा अपनी पोजीशंस जितनी कम कर सकते हैं कम करें। दो तरीके हैं आज के बाजार को ट्रेड करने के। 8,500 के नीचे खुलेंगे ये मान के चल रहा हूं, अब देखते हैं कैसे खुलते हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 25-30 पॉइंट तो आराम से नीचे खुल जाएंगे। और 8,500 के नीचे खुलते एक बार की डे ट्रेडर्स के लिए कमजोरी का पहला संकेत आ जाएगा तो शॉर्ट करने की वहां पर एक ओपिनियन बनती है। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है लेकिन 8,600 का ही बनता है, टारगेट 8,400 का पहला और अहम। दूसरा तरीका ये हो सकता है एक एग्रेसिव ट्रेड लेने का, वो कि अगर आपको 8,400 के आसपास निफ्टी मिले तो खरीदारी कर लीजिए। देखिए काफी लोग ऐसे भी हैं जिनकी शॉर्ट्स है और पिछले 2 दिनों में वो शॉर्ट्स में फंसे हैं, तो आज 100-125 पॉइंट 150 पॉइंट निफ्टी नीचे खुले तो एक बार की वो शॉर्ट काटने भी आएंगे। तो ऐसे में 8,400 के आसपास खरीदें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। जो आपका सवाल है कि इतनी गैप से बाजार खुले तो फिर क्या करना चाहिए, वो खरीदारी का मौका हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस बेहद स्ट्रिक्ट होना चाहिए और वो 8,350 का होगा 8,500 के लक्ष्य के लिए। अब बैंक निफ्टी ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, 19,700 20,300 ये बैंक निफ्टी की रेंज है। और बैंक निफ्टी में फिलहाल मैं ये कहूंगा कि जिस तरह की 2,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी हुई है 2 ही सेशन में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस वक्त खरीदने के लिए फेवरेबल नहीं है। नीचे आने दे, 19,700 के आसपास खरीदेंगे तो सेफ रहेंगे 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अदरवाइज अभी शॉर्ट करें 20,300 के स्टॉप से 20,000 और 19,800 के टारगेट के लिए। और कमजोरी अगर होनी है बाजार में तो उसकी लीडरशिप आएगी बैंक से, लीडरशिप आएगी एनबीएफसी से, मेटल से, और ये 3 सेक्टर मुझे खास तौर पर कमजोर दिखते हैं और हो सकता है इनमें चौथा सेक्टर आईटी। और एक बात और हेमंत जोड़ना चाहता हूं, आईटी शेयर में ओवरनाइट लॉन्ग पोजीशन, तेजी की पोजीशन न रखें बिना हेजिंग के, क्योंकि अमेरिका में जिस तरह के डेवलपमेंट होते दिख रहे हैं कभी भी किसी भी वक्त किसी भी दिन
रात को आपको आईटी शेयरों के लिए एक और बुरी खबर आ सकती है, और उस बुरी खबर के बाद आईटी शेयर खरीदना है। अभी ना खरीदें, इंतजार करें। बिल्कुल। एक बात तो समझ में आ रही है, देखिए बुधवार के लोज से जिस तरह से रिकवरी हुई, बुधवार को किसी ने सोचा नहीं था इतनी अच्छी रिकवरी होगी। बृहस्पतिवार को कल किसी ने सोचा नहीं था और इतनी अच्छी तेजी होगी। और कल इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि आखिरी आधे घंटे में 80 पॉइंट का फॉल लास्ट में निफ्टी में देखने को मिला है। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा था कि कुछ लोग हल्के हो रहे थे कल जब बाजार बंद हो रहे थे, इसी एंटीसिपेशन में कि शायद बहुत ज्यादा हम बढ़ चुके हैं। तो पूछते हैं वागले साहब से। वागले साहब, आज के मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे? सर गुड मॉर्निंग, बताइए, निफ्टी बेचेंगे या फिर आपको लगता है कि निफ्टी सेंसेक्स को एक बार छोड़ दें, थोड़ा पीछे हटके सोचें कि पोर्टफोलियो बनाया जाए लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ये तो इतना वोलेटाइल है, हर तरफ ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है लोगों को, नहीं? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल। गुड मॉर्निंग सर। आई थिंक ये तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड नहीं था। 30-40 पॉइंट नीचे खुलता तो दैट वुड हैव बीन माय एक्सपेक्टेशन की लेने की बात होती जी। अभी भी मैं लेने की बात करूंगा इसके लिए, क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग सपोर्ट के आसपास आए हैं। यहां बेचेंगे तो एक ट्रैप हो सकता है। एक बात तय है कि ऊपर में 8550, 86 ये एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन चुका है और बाजार के लिए इतना इजी नहीं होगा, तो एक सीमित दायरे में खेले। लेकिन 8400 के आसपास जो अनिल जी ने कहा, मुझे मतलब 8350, 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस से लेने की चेष्टा करें फॉर अ लिमिटेड अपसाइड ऑफ 8550। तो मुझे नहीं लगता है कि ये दायरा इमीडिएटली निकल आएगा। और स्टॉक स्पेसिफिक ऑलवेज बेटर है। नीचे गैप से खुलता है, वेट करें और देखे, पहले आधे घंटे का एक्शन देखकर व्यू ले ले। बट मैं यहां पर इतना स्ट्रांग सपोर्ट है, अगर 8400 टूटा है तो वापस हम फिर 7900, 8100 की बात करेंगे, जो मुझे नहीं लगता है। ऑलराइट, चलिए, तो ये राय निफ्टी पर। लेकिन एक संकेत जो सुधर ही नहीं रहा है और वो है एफआईएस की तरफ से बिकवाली। देखिए हर रोज बिकवाली हो रही है। लगा था कि चलिए आज का, कल देर शाम का फिगर ऐसा नहीं आएगा, लेकिन वो भी नेगेटिव ही आया है। इसे किस तरह से रीड कर रहे हैं? एफआईएस अभी तक भरोसा बना नहीं पा रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स पर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यूएस की में हो सकता है तेजी हो जाए, इमर्जिंग मार्केट्स के लिए मुश्किल की बात है। थोड़ा सा मामला डीकपलिंग का होगा कि हम अमेरिका और दूसरे बाजारों से डीकपल करेंगे। और दूसरी बात है 2 दिन पहले से अगर आप पिछले 6 महीने और 12 महीने की कोई भी वीडियो टेप निकाल के देख लें किसी भी एक्सपर्ट की, एक सबसे बड़ी थीम, हिंदुस्तान की कंजम्पशन स्टोरी में बड़ा दम है। एग्जैक्टली। हमारी इकोनॉमी मजबूत है, हम सबसे इकोनॉमी मजबूत है, कोई गलत बात नहीं है, अब भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन ये जो कंजम्पशन स्टोरी है, इस पर एक बड़ा ब्रेक लगा है। और जब किसी चीज पर बड़ा एक आप वो टाइट ब्रेक लगाते हैं ना, तो फिर से गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के स्टार्ट करना होता है और उसमें वक्त लगेगा। तो ये कंजम्पशन बूम जो चल रहा था हिंदुस्तान में, ये 6 महीने के लिए तो गया, आराम 6 महीने के लिए अगर गया तो फिर से स्टार्ट होने में तकलीफ होगी। तो ऐसी सिचुएशन में जो हम ग्लोबल मार्केट्स के मुकाबले में ज्यादा मजबूती की बात करते थे, और खासतौर से तब जबकि यूएस मजबूत हो और इमर्जिंग मार्केट्स कमजोर हो, तो फिर एफआईएस जो कर रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर रहे हैं। एफआईएस बेच रहे हैं, फिर इसका मतलब वो बेवकूफ नहीं है, वो समझदार हैं, यही सोचकर बेच रहे हैं कि वक्त लगेगा और शायद ऐसे वक्त में उन्हें निचले स्तरों पर खरीदारी का मौका मिलेगा। तो ऐसे में कैश मार्केट की बिकवाली चिंता की बात है। वायदा कारोबार के आंकड़े भी उतने मजबूत नहीं जितने परसों दिख रहे थे, क्योंकि कल देखिए, कल इंडेक्स फ्यूचर्स में भी थोड़ी ओपन इंटरेस्ट कम होती हुई दिखी, यानी कि तेजी का मूड नहीं है। 200 करोड़ की मामूली खरीदारी हुई है, 558 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे। तो जो चीज हम देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली कैश मार्केट के डेटा इंप्रूव होते दिखे, वो अभी तक तो नहीं दिख रहा। तो ये थोड़ी सावधानी की बात है। दूसरी सावधानी की बात दिख रही है एफआईएस के ऑप्शंस के डेटा में, 1260 करोड़ के एफआईएस ने ऑप्शन खरीदे हैं। हेजिंग लगातार उनकी तरफ से होती हुई दिख रही है। तो मेरी सलाह यही होगी कि थोड़ा सा सावधान रहें, और अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो हेज करके जरूर रखें। ये एफआईएस के डेटा में नजर आ रहा है। राइट, चलिए, तो ये हैं एफआईएस के डेटा। लेकिन एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं? संकेत साफ है हेमंत कि अगला अहम सपोर्ट 8200 है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहां पर है। हमने उस दिन पैनिक करके भी 8200 को तोड़ा, लेकिन बंद नीचे नहीं हुए, और 8200 के नीचे ज्यादा देर कारोबार भी नहीं किया। ये परसों की बात है, ठीक है ना। तो ऐसे में 8200, अगर 8400 तोड़कर नीचे बंद होते हैं तो 200 पॉइंट नीचे जाकर आपका करेक्शन शायद बाजार को वहां पर लेके जाए। तो पहला अहम सपोर्ट वहां पर है। दूसरा, ऊपर की तरफ भी पोजीशन साफ तौर पर बनती हुई दिख रही है 8600 के आसपास। तो इसीलिए मैंने 8400 और 8600 की ट्रेडिंग रेंज आज के लिए दी है। बैंक निफ्टी, ये इंटरेस्टिंग होगा, मजबूत है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जो तेज दौड़ लगाई, एक करेक्शन ड्यू है बैंक निफ्टी में। अब वो करेक्शन 20,000 पर खत्म हो जाता है या 19,800 पर खत्म होता है, ये देखने वाली बात होगी। तो मेरा ये मानना है
बैंक निफ्टी 19,800 के आसपास खरीदा भी जा सकता है 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, या फिर एक शॉर्ट कॉल लेना हो तो गिरावट भी शायद बैंक निफ्टी से लीडरशिप आती हुई दिखे तो फिर आप 20,300 के स्टॉप लॉस से बेचिए। तो ओवरऑल वायदा कारोबार के डेटा न्यूट्रल साइड पर है, बहुत ज्यादा पोजीशन बनी नहीं है, पुट कॉल रेशियो जस का तस है इतनी तेजी होने के बावजूद 0.98 पर, यानी कि ट्रेडर्स वेट एंड वॉच वाले मोड में है और वही सबसे सही रणनीति है इस तरह के बाजार में, खासतौर से तब जब लंबा वीकेंड आपके सामने है। बिल्कुल, चलिए तो वेट एंड वॉच का अप्रोच अपनाइए और पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा समय है। शायद ट्रेडिंग करने से आपको मुश्किल हो, नुकसान भी हो सकता है। और कंजम्पशन थीम के ऊपर हम आगे भी बात करेंगे गौरांग जी से। कल भी देखिए एशियन पेंट, पेज इंडस्ट्रीज, हीरो मोटोकॉर्प, क्या बड़ी गिरावट यहां पर देखने को मिली है। तो क्या कंजम्पशन थीम के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग रहा है, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की गई है नरेंद्र मोदी जी द्वारा ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर, इस पर हम चर्चा करेंगे। गौरांग जी से भी एक राय लेंगे, छोटा सा ब्रेक लेकर अभी हाजिर होगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। वक्त हो गया अब ये जानने का कि कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो खबरों में, सुर्खियों में। टाटा स्टील ये स्टॉक रहेगा आज एक्शन में। नतीजे तो आने वाले हैं ही, नतीजों के लिए बोर्ड बैठक भी होगी, लेकिन इस बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ एक और बड़े मुद्दे पर नजर होगी कि साइरस मिस्त्री साहब का क्या कुछ होता है। साथ ही इस बोर्ड बैठक के पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अलग से बैठक कर सकते हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं, और वो ये अपना मन बनाएंगे कि साइरस मिस्त्री और टाटा ग्रुप सन्स के बीच में जो विवाद चल रहा है उस पर वो क्या स्टैंड ले। तो आज ये बोर्ड बैठक है बेहद अहम। सन फार्मा के स्टॉक पर भी रखिएगा नजर। कल बाजार बंद होने के बाद इसके नतीजे आए थे और नतीजे आप देखिए 90% मुनाफा बढ़ा है। देखिए मुनाफा जो है 90% आपको बढ़ा हुआ इसलिए भी दिख रहा है क्योंकि एक माइलस्टोन पेमेंट इनके हाथ लगा है $45 मिलियन का, उसके चलते मुनाफा बूस्ट होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर आप मार्जिन पर भी नजर डालें तो मार्जिन भी सुधरे हैं, 27% से ये बढ़कर 38.3% के हो गए हैं। तो नंबर्स तो उम्मीद के मुताबिक ही हैं, लेकिन मार्जिन में अच्छा सुधार भी देखने को मिला। तो सन फार्मा में तो होगी तेजी, लेकिन अनिल वोखाड़ गिरेगा। वोखाड़ के नतीजे कमजोर हैं, ये भी कल बाजार बंद होने के बाद ही आए। मुनाफा 82% कमजोर होता हुआ दिखा है, आय में 13% की कमी है, इबिटा 50% गिरा है, मार्जिन भी बहुत तेजी से गिरे। तो कमजोर नतीजों के बाद मार पड़ना तय है वोखाड़ में। ऑलराइट, तो आज का एक्सीडेंट हो सकता है वो, लेकिन आप देखिए जैन इरिगेशन और इसके डीवीआर पर रखिए नजर। बेहतरीन नतीजे इन्होंने पेश किए हैं। घाटा था 5.5 करोड़ का, घाटे से मुनाफे में आई ये कंपनी 28 करोड़ का मुनाफा इन्होंने पेश किया है। मार्जिन में करीब 2% का इजाफा। तो दोनों ही जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, इरिगेशन, जैन इरिगेशन और जैन इरिगेशन का डीवीआर आज तेजी दिखा सकते हैं। ब्लू स्टार 5 करोड़ से मुनाफा बढ़ाकर 20 करोड़ का दिखाया है इस कंपनी ने। तो दमदार प्रदर्शन मुनाफे के फ्रंट पर, हालांकि आय ज्यादा नहीं, सिर्फ 6% बढ़ी और ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट 8% घटा है और मार्जिन भी कमजोर हुए। तो नंबर्स ऑपरेशनल लेवल पर इतने दमदार नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट आपको 4 गुना दिख रहा है। तो एक बार नजर डाल देते हैं एसजीएक्स निफ्टी पर और उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत की क्या कुछ होगा आज के बाजार में। तेज गिरावट एसजीएक्स निफ्टी में, अब कारण या तो अमेरिका के समझ लें या थोड़े बहुत हमारे अपने भी, 130 अंक नीचे होता दिख रहा है। और ये गिरावट बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी है, क्योंकि कल जब बाजार बंद हो रहे थे तो लग रहा था कि हो सकता है थोड़ी डाउ की तेजी पे लगाम लगे, लेकिन इतना गिरेंगे ये नहीं पता था। और ये भी तब गिर रहे हैं जबकि निक्के और शंघाई जैसे बाजार हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या कुछ होगा। तो गौरांग, ये क्या हो रहा है दुनिया भर के बाजारों में और क्या हमें डरने और घबराने की जरूरत है? शुक्रिया अनिल जी, सुप्रभात। ना तो डरने की जरूरत है ना तो घबराहट करने की जरूरत है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। छोटी अवधि में जो भी संकेत आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये उठापटक और वॉलेटिलिटी और भी कुछ दिनों तक जारी रह सकती है। बाजार की अगर बात करें तो दायरा शायद हमें लग रहा है 8,485, 8,425 ये निचला स्तर है और 8,565, 8,600 ये दायरा है ऊपर की तरफ जहां पर बाजार काम कर सकता है।
जब भी विश्लेषण आप और अभी हेमंत कर रहे थे विश्व भर के मार्केट को लेकर के, स्थानीय मार्केट को लेकर के, मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लग रहा है, ना तो मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। आप कारोबारी है, छोटी अवधि का नजरिया है तो आपको चिंतित होने की जरूरत है, अन्यथा अगर 8,400 या उसके नीचे बाजार फिसलता हुआ दिखता है तो तिमाही नतीजे जहां पर अच्छे आए हैं उन कंपनियों पर ध्यान दें और चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश करें, पूरी ताकत लगा करके नहीं, टुकड़ों में अपनी जोखिम झेलने की क्षमता को माप के आप ये निवेश बिल्कुल कर सकते हैं। गौरांग सर, ये बताइए, कंजम्पशन थीम थोड़ी सी हवा उसकी निकल रही है, जिस तरह से ब्लैक मनी के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक सरकार ने करी है, क्या आपको लगता है गिरावट खरीदारी का मौका दे रहे हैं ये स्टॉक्स, या आपको लगता है कि पेन थोड़ा लंबा चल सकता है? क्योंकि कल पेज इंडस्ट्रीज देखिए, एशियन पेंट्स देखिए, ऐसा लग रहा है कि घर पेंट कराने में अभी लोग थोड़ा और समय लेंगे, और हीरो मोटोकॉर्प में भी दबाव देखने को मिला। तो कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स थे उसमें काफी प्रेशर बन रहा है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, या आपको लगता है कि सेक्टर अब दूसरे हैं जो आगे की तेजी को लीड करेंगे? सुप्रभात हेमंत, इसका जवाब मैं अगर सही ढंग से दूं और अगर मेरी बात बुरी लगे तो माफी चाहूंगा। ये जो सरकार ने कदम उठाया उसकी वजह से लोग कच्छे बनियान पहनना तो नहीं बंद कर देंगे और ना ही कपड़े पहनना बंद कर देंगे। मैं ये मानता हूं कि छोटी अवधि के लिए एक नीजक रिएक्शन है ये, और उस लिहाज से और ये पूरा लिक्विडिटी की, अभी अनिल जी बात कर रहे थे, आप भी बता रहे थे कंजम्पशन थीम। वेल, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लग रहा है कि कंजम्पशन थीम की हवा किसी तरह से निकल गई है। लिक्विडिटी जैसे जैसे सिस्टम में जो भी नए नोटें हैं, करेंसीज हैं, ये सिस्टम में आते जाएंगे आने वाले 3-4 दिनों में, तो ये पूरी चिंता दूर हो जाएगी। ब्लू स्टार, वोल्टास, सिम्फनी, वर्लपूल, बर्जर, एशियन पेंट्स, ये सभी जो कंज्यूमर ड्यूरेबल या कंजम्पशन की जो थीम्स हैं, वहां पर हमारी कवरेज पॉजिटिव रही है, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगी। और एक दूसरा बड़ा ट्रिगर है हेमंत यहाँ पर कि सरकार ने जो ऊर्जा पहुंचाने की बात की है, बिजली पहुंचाने की बात की है दूर दराज गांव में, और वहां पर ये किल्लत काफी लंबे समय थी जब से हम आजाद हुए तब से, तो यहां से डिमांड जो मध्यम ग्रामीण और ग्रामीण भाग है भारत देश के, वहां से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की मांग ऊपर जा सकती है। इवन कंपनीज लाइक हैवेल्स इंडिया और बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर हम पॉजिटिव हैं। तो कंजम्पशन में दो चीजें हैं, एक तो ये कि जो कच्चे बनियान की बात कही गौरांग ने, वो तो पहनने ही पड़ेंगे, उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन दूसरा गौरांग, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसकी बात हम बार बार करते हैं चैनल पे, हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं, जो आपके पास बड़ा पैसा है, और मैं थोड़े दिन पहले रामदेव अग्रवाल साहब का इंटरव्यू कर रहा था, उनका ये कह रहा था कि देखो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैसे बढ़ता है। अगर आपकी 1 लाख की कमाई है और आप 10,000 रुपए खर्चा करते हैं, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन यानी कि जो आप मौज मस्ती वाला, लीजर वाला, और ये कभी आपकी 2 लाख हो जाए तो वो खर्चा 10,000 नहीं होता, वो खर्चा 1 लाख हो जाता है बिल्कुल एडिशनल। तो ये वाला कंजम्पशन जो एसेंशियल है वो तो होगा गौरांग, लेकिन जहां रोक लग सकती है या जहां मतलब बहुत पैसा होने की वजह से होता है, उनका क्या होगा? तो आई थिंक इवन मैं आज शामिल करना चाहूंगा ज्वेलरी स्टॉक्स को भी, क्योंकि अगर आपके पास डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज्यादा होता है तो आप चाहेंगे कि एक बढ़िया सी रिस्ट वॉच खरीदे, अपने शरीके हयात के लिए आप कुछ जेवर वगैरह खरीदे। अगर आपके पास 32 इंच का टीवी है तो आप 40 या 50 इंच का टीवी खरीदने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ऑल्टरनेटिव या फिर अपग्रेडेशन जिसे हम कहते हैं, उस पर मेरे ख्याल से अगर किसी तरह की रोक आती है, क्योंकि मेरे जानकारी थी कि अगर आप 2 लाख की ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। अगर ये 2 लाख की सीमा कम कर दी गई, लाख या फिर 50,000 या फिर 1.5 लाख की गई, तो इस पर एक रोक आ सकती है। इसकी वजह से इन कंपनियों पर थोड़ा हावीपन दिख सकता है। ट्रैवल रिलेटेड अगर कोई लीजर लिस्टेड हॉस्पिटैलिटी कंपनी है, वहां पर किसी तरह की पाबंदी आई अनिल जी, तो वहां पर नतीजों पर एक निराशा आपको हाथ लग सकती है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सरकार का ये तत्व नहीं रहा है कि आपको कंजम्पशन में रोक लगाएं, क्योंकि अगर आप कंजम्पशन में रोक लगाते हैं किसी तरह से तो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, कंपनी उस पर असर पड़ता है, और हम अभी अभी उभर रहे हैं उस परिस्थिति में से। तो मुझे नहीं लगता
कि, और ये सिर्फ हम काला धन की बात कर रहे हैं अनिल जी, हेमंत जी, सबसे बड़ा मुद्दा है जाली नोटों का जो कि सिस्टम में है और जो बड़ी मात्रा में है, जिसको मेरे ख्याल से सिस्टम में से दूर हवाला, करप्शन, नारकोटिक्स, टेररिज्म, फेक करेंसी, ये जो इन तमाम परेशानियों को एक तीर से जो सरकार ने निशाना लगाया है वो तो काबिले तारीफ है। हम तो कह ही रहे हैं, इनके ऊपर कोई डाउट नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म पेन है, लॉन्ग टर्म गेन है, और ये हमने नारा लिया है जब से सरकार ने ये कदम उठाया है। लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ, बिल्कुल। तो हमारी 6 महीने का पेन है और 6 साल का गेन है। जी हाँ, और 6 महीने का पेन सबसे ज्यादा होगा ज्वेलरी सेक्टर को। हो सकता है कि जो आप बात कर रहे हैं डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन की, वहां पर दिक्कत हो सकती है। लेकिन लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे उन कंपनियों की जिनके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं, खासतौर पर सन फार्मा के, वोखार्ड के। ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, नियति तैयार हो रही है ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स लेकर। आप भी बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, संदीप वागले साहब और गौरांगदीप, और उनसे हम जानेंगे कि उनके टॉप पिक्स क्या हैं। लेकिन कल मार्केट बंद होने के बाद देखिए कई कंपनियों के तिमाही नतीजे आए और खासतौर पर 2 फार्मा कंपनियों के, वोखार्ड और सन फार्मा। ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं इन नतीजों के बाद, क्या राय रखते हैं? सीधे चलते हैं नियति के पास और जानते हैं। नियति, बताइए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नंबर्स अच्छे आपको लग रहे होंगे, मगर $45 मिलियन का इनको एक माइलस्टोन पेमेंट मिला था अल्मिराल स्पेन से। ये सोरोसिस की दवा डेवलप करने वाले हैं यूरोप में, इसके लिए इनको ये बड़ा पेमेंट मिला है। इसके अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो नंबर्स इनलाइन ही थे। प्राइसिंग प्रेशर है जो कि कंटिन्यू रहेगा, ऐसे मैनेजमेंट कह रहा है। FY17 का इन्होंने गाइडेंस मेंटेन किया है 8 to 10% का, ये पॉजिटिव है। $300 मिलियन की सिनर्जीज और ये देख रहे हैं रैनबैक्सी से आते हुए, और हलोल के प्लांट का एक री इंस्पेक्शन होगा US FDA की तरफ से। ये सारे पॉइंटर्स को देखते हुए ब्रोकरेजेस थोड़े से मिक्स व्यूज अपने बना रहे हैं। जैसे मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन तो कर रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने बढ़ाया है, 1000 का था, अब इसे बढ़ाकर 1020 का कर रहे हैं, यानी 53% मौजूदा भाव से आपको तेजी दिखा सकता है। वैल्यूएशंस बेहद अट्रैक्टिव है, आपको निवेश करके चलना चाहिए। रैनबैक्सीज की सिनर्जी से इसको और ज्यादा फायदा मिलेगा। CLA बाई की रेटिंग यानी निवेश करने की सलाह तो दे रहा है, लेकिन टारगेट प्राइस इन्होंने रिवाइज किया है डाउन साइड की तरफ। 1050 का था, अब इसे घटा करके 980 का कर रहे हैं, लेकिन अभी भी 45% का अपसाइड ही है इनका भी। और इन्होंने FY17 की EPS अनुमान भी 6% बढ़ाए हैं, लेकिन FY18 और 19 के EPS अनुमान 2 से 3% होगा। एक बड़ा कैटलिस्ट हलोल प्लांट का री इंस्पेक्शन और फिर उसका जो पॉजिटिव अगर कोई आउटकम आता है तो वो होगा। क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने घटाया है, 880 से घटा करके 820 का कर रहे हैं। गोल्डमैन सैक्स बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, 880 का इनका भी लक्ष्य है, 32% अपसाइड है। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन परफॉर्मेंस थी, निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, 790 का इनका लक्ष्य है, जो भी 18% की तेजी दिखा सकता है। और मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का कॉल दे रहा है, टारगेट प्राइस इन्होंने घटाया है 846 से घटा के 762 का किया है, जो भी 14% अपसाइड का है। तो ऑल इन ऑल 14 से 53% तक की तेजी आपको सन फार्मा 12 महीने के दौरान दिखा सकता है, ज्यादातर ब्रोकरेजेस का यही मानना है। ओके, तो ये है फार्मा शेयरों पर राय, लेकिन इसके अलावा बैंकिंग शेयरों पर किस तरह की रिपोर्ट्स आई वो भी बताएं। अच्छा, मैं वॉकहार्ट की ब्रोकरेज बताना भूल गई। मैक्वायरी का एक जिस तरह से उन्होंने कॉल दिया है, न्यूट्रल का कॉल दिया है। कल इनके नंबर्स आए थे, अच्छे नहीं थे, प्रॉफिट 75% गिरा है, रेवेन्यू 13% गिरा है और मार्जिन भी घटे हैं। न्यूट्रल का कॉल दे रहे हैं, टारगेट प्राइस इन्होंने 1015 से घटा करके 896 का किया है, जो भी 10% अपसाइड कर रहे हैं। सेकेंड क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस था वो सबड्यूड था और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस पे ही आया, लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटल के लिए बुलिश है, इसलिए आपको न्यूट्रल के कॉल के साथ 896 का लक्ष्य देख रहे हैं। हाँ, बैंक्स CLA से बेहद बुलिश है, प्राइवेट सेक्टर बैंक में ICICI पर ये इनका टॉप पिक है। कल RBI ने S4A के जो लेंडिंग नियम है वो रिलैक्स किए थे। पॉजिटिव है PSU बैंकिंग इंडेक्स पर भी, और PSU बैंकों में SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा में आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। बैंक्स पे चल के आगे
तेजी देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल की आरबीएल बैंक पे आज एक कवरेज इनिशिएट हुआ है, बाय यानी निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। टारगेट प्राइस इनका 450 का है। इनका निश मॉडल है। ये एक एग्री लेंडिंग स्पेस में इन्होंने एक अपना मुकाम बनाया है। इनके मॉडल पर इनको पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मान के चल रहे हैं कि अगले 3 साल में ये एक सिग्निफिकेंट रिटर्न दे सकता है। साथ साथ में रॉबस्ट ईपीएस इनको 40% CAGR बढ़ने का अनुमान है। 18% अपसाइड ये देख रहे हैं 12 महीने के दौरान आरबीएल बैंक में। CESC पे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग इनिशिएट किया है कवरेज। मोतीलाल ओसवाल ने निवेश करने की आपको सलाह दे रहे हैं और टारगेट प्राइस आप सुनेंगे चौंक जाएंगे। 940 का इनका लक्ष्य है, जो कि 58% अपसाइड देख रहे हैं। अर्निंग्स का आउटलुक इंप्रूव हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटीज और प्रॉफिट डबल हो सकते हैं अगले कुछ सालों में FY18 के तक। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट सोर्स इनके की ड्राइवर्स होंगे। ये धारीवाल और स्पेंसर्स के घाटे को कम कर रहे हैं। यहां से रिटर्न ऑन इक्विटी और बूस्टअप होगी। अर्निंग्स का आउटलुक इंप्रूव हुआ है। 940 तक के लिए आपको लक्ष्य के लिए निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। 58% अपसाइड CESC पर मोतीलाल ओसवाल देख रहा है। ऑलराइट, चलिए तो ये रहा CESC पर। शुक्रिया नियति आपका इस जानकारी के लिए। तो वो कार्ड पर देखिए मैक्वायरी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य करीब 119 रुपए उन्होंने घटा दिया, 1015 से घटाकर 96 का कर दिया है। तो पूछते हैं गौरांग, बताइए वो कार्ड पर क्या राय है और सन फार्मा क्या करना चाहिए अब नतीजों के बाद? हेमंत, दोनों पर हमारी कवरेज है। एक पर बिकवाली की है, एक पर खरीदारी की। वोखाट पर हमने काफी लंबे समय से आपके साथ, आपके चैनल पर अनिल जी के साथ और आपके सहयोगी के साथ करते हुए हमने यही कवायद की है आपके दर्शकों को और निवेशकों के हर एक उछाल में यहाँ पर बेचे। जब 2 प्लांट तकलीफ में थी तब भी नतीजे काफी नकारात्मक थे, थाने और वालूज और चिकल थाने में महाराष्ट्र में। अब तीसरा प्लांट जो अंकलेश्वर में है वो भी दिक्कतों में आया, वहां पर भी लाल झंडी दिखाई दी गई है USFDA के द्वारा। और ये तीनों ही प्लांट काफी बड़ी मात्रा में योगदान दे रहे थे एक्सपोर्ट मार्केट का जो भी इनकम हो रहा था और बिकवाली हो रही थी वोखाट की। और यहाँ पर रेजोल्यूशन बहुत जल्द आया, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो हर एक उछाल पर यहाँ पर भेजा, भले कि ये फार्मा सेक्टर से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत ही बुरा रुझान आने वाले समय में हो सकता है। सन फार्मा पर अभी जब नियति बात कर रहे थे, आप पूरी वन टाइम एक्सक्लूसिविटी या फिर एक्सेप्शनल जो भी इनको इनकम आया है वो अगर आप निकाल भी देते हैं तो भी नतीजे काफी बेहतर है। और मार्जिन में भी अगर आप वो सब चीज निकाल देते हैं तो भी मार्जिन पिछले तिमाही से YOY के कंपैरिजन बहुत बेहतर आया था। हमारा लक्ष्य साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए करीबन 850 950 का है। और हमें लग रहा है कि मात्र रेजोल्यूशन ऑफ सन फार्मा या हलोल प्लांट ही नहीं, तारों की तरफ से योगदान भी बहुत बड़ी मात्रा में आ सकता है। ओके, तो ये राय है सन फार्मा और वोखाट पर गौरांग शाह जी। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस बार 2 दिग्गज जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। आशीष चतुर्मता बताएंगे आपको बाजार में वायदा कारोबार की रणनीति, और साथ ही मयूरेश जोशी एंजल ब्रोकिंग के फंडामेंटल राय देने के लिए हैं तैयार। लेकिन एक बड़ा एक्शन आपके सामने लेकर आने वाले हैं हम बाजार के बाहर का, और वो है ATM के बाहर भारी भरकम भीड़ लगी हुई है देश भर में। बताएंगे आपको ताजा तस्वीरें और हाल भी इस छोटे से ब्रेक के बाद। और वो भी 3 शहरों का, दिल्ली, मुंबई, नोएडा, इन तीनों का ताजा हाल। ATMs के बाहर पैसा मिल रहा है या दिक्कत हो रही है, ये सब ब्रेक के बाद। और 2 दिन बंद रहने के बाद आज से फिर खुल चुके हैं देश भर में ATMs, और ATMs के बाहर लगी है लंबी लाइन। लोग पैसा निकालने का इंतजार कर रहे हैं, और हमारे रिपोर्टर्स पूरे देश भर में फैले हुए ताजा जानकारी देने के लिए। आइए दिखाते हैं आपको किस तरह का हाल है दिल्ली, मुंबई और नोएडा। ATM के बाहर की कुछ तस्वीरें जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि किस तरह की लंबी लाइन लगी है, लोग पैसा निकालने के लिए तैयार हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पर हैं, वो जायजा भी ले रहे हैं इस पूरे माहौल का कि किस तरह से लोग पैसा लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। इस वक्त हम सुबह मौजूद है नोएडा के सेक्टर 18 अटा मार्केट के ICICI बैंक के ATM के सामने, और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही यहाँ पे लोगों की लंबी कतार है। ATM की लाइन में लगे हैं लोग, बैंक से पैसा एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे लगे, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली है क्योंकि ATM अभी तक चालू अवस्था में नहीं है। सर, पैसे निकालने के लिए गए थे, कुछ मिला है? नहीं, पैसा नहीं मिला। वहाँ लिखा है सॉरी फॉर अनएबल टू पेमेंट, और बाहर नोटिस लगा है 9 और 10 को बंद रहेगी। हम लोग सुबह वॉकिंग में आए हैं, सोचे कि पैसा निकाल लेंगे, फिर ऑफिस जाना है,
यहाँ आकर निराश हाथ लग रहा है, नहीं हो रहा। आपको भी ऑफिस जाना था, सुबह सुबह कोशिश की होगी? ऑफिस तो जाना ही है हमें, और लेकिन अब हमें यहाँ लग रहा है कि पैसे नहीं, अब कैसे जाएंगे? अब 100 के नोट भी इतने नहीं है मार्केट में, कहाँ से लेके आएंगे? अब कल बैंक से नहीं निकलवा है आपने? नहीं, क्योंकि कल ऑफिस था इसलिए हम निकाल नहीं पाए। हम सोचे कि आज सुबह ATM खुलेंगे, तो सुबह सुबह वॉक पे आए तो देखा कि यहाँ पे है ही नहीं। इस वक्त मैं मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में खड़ी हूँ और आपको बताऊंगी कि एक साथ यहाँ पर कई बैंक के ATM जो है वो मौजूद है। यूनियन बैंक का ATM यहाँ पर है, ICICI बैंक का ATM यहाँ पर है, HDFC बैंक का ATM यहाँ पर है और हम सुबह से ही यहाँ पर लगातार खड़े हैं और जो लोग हैं उनकी आवाजाही बनी हुई है। लोग सुबह से यहाँ पर आके ATM में चेक करके जा रहे हैं कि यहाँ पर पैसे हैं या नहीं है। कुछ लोग आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जमा है। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो कब से यहाँ पर आए। आपका कौन से बैंक में खाता है और कौन से ATM? चारों बैंकों में खाता है। मैं SV रोड से चलते हुए पूरा यहाँ तक आया। यहाँ 5 बैंकों के बैंक ATM मौजूद है, लेकिन यहाँ सबकी शटरें ऑफ है, बिल्कुल गिरी हुई है और यहाँ पे अभी तक कैश आया ही नहीं है। कोई अभी इसकी संभावना नहीं कि कब तक आएगा, तो अब इससे बड़ी तकलीफ हो गई हम लोगों को। तकलीफ तो हो रही है और हम आपको दिखा भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सहयोग करना चाहिए सबको इस समय, क्योंकि इतना बड़ा ये रिफॉर्म हुआ है इस देश में। रिफॉर्म ही शब्द इसके लिए सही है, क्योंकि काला पैसा अगर सिस्टम से बाहर होगा तभी हमारी जो व्हाइट इकोनॉमी है वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी। तो थोड़ा सा पेन जरूर लेना पड़ रहा है सबको, लेकिन संयम बरतना चाहिए। और कल वित्त मंत्री जी ने भी हमारे नेटवर्क से जब बातचीत करी तो यही कहा कि थोड़ा सा समर्थन दें, लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट्स हैं इसके। और पूरे देश की जनता को इस बात की क्रेडिट तो देनी होगी हेमंत की। देखिए, आज 2000 रुपए में किसी का कुछ काम नहीं होता दिन भर में। 2000 रुपए निकालने के लिए बेटा, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने इतनी शांति से, इतने सहयोग के साथ कोऑपरेट किया है कि ठीक है, देश के लिए अच्छा काम हो रहा है तो हमारा सहयोग है। तो ये वाकई में एक आम जनता के लिए बड़ी काबिले तारीफ वाली बात है कि वो पूरी तरह से सहयोग करें। तो धीरे धीरे 2-4 दिनों में सारी मुश्किलें खत्म होगी, पूरा पैसा सर्कुलेशन में आएगा, सब आराम से खर्चा कर सकेंगे, आराम से पैसा निकाल सकेंगे, जमा करा सकेंगे। और ये 3 दिन की छुट्टी है, उसमें भी सरकार ने कल और परसों 2 दिन तो बैंक खुले रखे ही है। सोमवार को जरूर गुरु नानक जयंती की छुट्टी, तो आराम से आप बैंकिंग कर सकते हैं अगले 2 दिनों में भी। बिल्कुल, चलिए तो ये हम तस्वीरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे। लोग और आप जिस तरह से आज फील कर रहे हैं वो हम आपके स्क्रीन पर रखेंगे, लेकिन इस समय फीलिंग ठीक नहीं है। SGX निफ्टी को देखकर देखिए 124 अंक नीचे है ये, और शुरुआत काफी कमजोर नोट पर होगी। हमारे 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष चतुर्मोता जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे? अगर यही खुलता है तो खरीदेंगे या बेचेंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत। देखिए, डेफिनेटली वोलेटिलिटी काफी बनी हुई है। जिस तरह से कल की क्लोजिंग हुई उसको देख के आज ये कह पाना थोड़ा मुश्किल था कि कल क्या 120-130 पॉइंट बाजार खुलेगा, पर डेफिनेटली जिस तरह से SGX निफ्टी रिफ्लेक्ट कर रहा है तो 120-30 पॉइंट नीचे खुलने की तैयारी है। जहां तक के डेटा का सवाल है, देखिए क्लियरली हमने देखा है कल एक अच्छा खासा लास्ट 2 दिनों में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ और लॉन्ग पोजीशन बनी, और खास तौर पे बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर में, बैंक निफ्टी के अंदर में कल करीब 5 से 6% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, जो कि क्लियरली लॉन्ग साइड पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और हमने देखा है कि निफ्टी भी जो है वो पुट कॉल रेशियो करीब 1 के आसपास चल रहा है। तो मेरा मानना है कि आज अगर से कोई वीकनेस में बाजार खुलता है 8350 का एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। एक बार बाजार 8500 के ऊपर निकलता है तो वो वापस एक सेकंड कंफर्ट हमको देगा और उस समय पे फ्रेश एडिशन जो है वो और एवरेज किया जा सकता है। बट 8350 के स्टॉप लॉस से मैं समझता हूँ लॉन्ग पोजीशन एक बार बनाई जा सकती है। ओके, 8350 मेरा और आशीष का लेवल स्टॉप लॉस का मिल गया कि 8400 के आसपास खरीदे और 8350 के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं। तो देखते हैं 8400 के आसपास खुलेगा, उसके बाद क्या कुछ एक्शन होगा। लेकिन कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर एक्शन होने वाला है नतीजों के दम पर, जो आ चुके हैं कल बाजार बंद होने के बाद, और बाकी जो आज आने वाले हैं उन पर करेंगे फोकस। बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से, राय लेंगे आपके लिए इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। गौरांग शाह तो अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन संदीप वागले जी हैं, आशीष चतुर्मोता जी हैं, मयूरेश जोशी जी देखिए अब उनके बदले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश बंसल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूरेश और राकेश जी, आप दोनों का धन्यवाद जुड़ने के लिए। ये बताइए राकेश, आपको भी लग रहा है क्या कि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी है और थोड़ा साइडलाइंस पर बैठना चाहिए? अनिल कुछ देर पहले कह रहे थे लंबा वीकेंड भी है, निफ्टी क्या नो ट्रेड जोन में है, या आपको लगता है रिस्क लेने से ही पैसा बनेगा? कैसे अप्रोच करेंगे आज बाजार को आप? हेमंत जी, अगर आप निफ्टी को देखें तो ऊपर से एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई है, और नो ट्रेड जोन में तो नहीं कहूंगा मैं निफ्टी को। ऊपर में 8545 का एक क्रिटिकल लेवल है, कल भी इस लेवल को क्रैक करा था बट ऊपर में क्लोजिंग नहीं ले पाए।
अगर 8545 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पर टूटते हैं तो डेफिनेटली निफ्टी के अंदर लॉन्ग करना चाहिए। एंड दूसरा हेमंत जी, एक्सपेक्ट इसके बावजूद कि एक लंबा वीकेंड है, अगर निफ्टी आज क्लोजिंग 8425 के नीचे लेता है तो निफ्टी में टेक्निकली एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन होगा टेक्निकली चार्ट्स के ऊपर, और डेफिनेटली 8425 के नीचे क्लोजिंग लेता है तो शॉर्ट करके जाना चाहिए। तो लेवल्स को वॉच करना चाहिए। निफ्टी एक नई टेरिटरी में डेफिनेटली आज नहीं तो मंगलवार को एंटर करेगा। ऊपर में 8545 के ऊपर क्लोजिंग ले तो निफ्टी को लॉन्ग करें, नीचे में 8425 के नीचे क्लोजिंग लेता है तो निफ्टी को शॉर्ट करें। ओके, ये राय निफ्टी पर। लेकिन अब कुछ स्टॉक्स जो एक्शन में रहेंगे उनमें से एक कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी, और इस पर राय लेना चाहता हूं मयूरेश आपसे। बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट पढ़ रहा था एक ब्रोकरेज हाउस की मोतीलाल ओसवाल से, 940 रुपए का टारगेट उन्होंने दिया है। पावर स्टॉक्स कल से हम एक्शन में देख रहे थे सारे, आज तो सुजलॉन के रिजल्ट भी आने वाले हैं। बताइए सीएससी पर, पावर सेक्टर पर क्या राय है आपकी? मॉर्निंग अनिल जी, आई थिंक अगर हम ये बिजनेस को ब्रेकअप करें तो जो चंद्रपुर का इनका प्लांट है लॉस मेकिंग प्लांट था, और कहीं ना कहीं जितना इन्होंने इक्विटी भी डाला था ये प्लांट में और जितना डेट रेज किया था, एक्सपेक्टेशंस मार्केट की लार्जली यही है कि अगले 1 से 2 वर्षों में ये डेट अच्छा खासा रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक जितनी लॉसेस ये यूनिट बना रहा था उसके टोटल कंसोलिडेटेड नंबर्स में वो अच्छी खासी तरह से रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा, जहां तक उनके स्पेंसर्स का सवाल है, जो रिटेल आर्म है, डेट इक्विटी कंपोनेंट वहां भी काफी हाई है, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस यही है जो मैनेजमेंट के हम ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ रहे हैं कि अगले 1 से 2 वर्षों में आई थिंक इवन दैट विल इंप्रूव ऑन द बॉटम लाइन फ्रंट। तो आई थिंक एबिटा लेवल पे जितनी ऑपरेशनल एफिशिएंसीज बढ़ेगी, मेरे ख्याल से आई थिंक कैश फ्लो इंप्रूवमेंट के साथ बॉटम लाइन में फ्लो थ्रू होगा। तीसरा, आई थिंक उनका रेगुलेटेड बिजनेस है पेरेंट और हल्दिया का, वहां पे आई थिंक कैश फ्लोज काफी स्ट्रांग है और एक कैश काउ है उनकी कंपनी के लिए। चौथा, आई थिंक जो उन्होंने फ्रेंचाइज ली है आईपीएल के लिए, वहां पे मार्केट यही उम्मीद लगाए बैठा है कि लॉसेस विल कंटिन्यू एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। जहां तक कोल पास थ्रू का सवाल आया था, आई थिंक देयर वाज एन एडवर्स रूलिंग व्हिच प्रोबब्ली केम थ्रू, वो एक डैम्पिंग इफेक्ट ला सकता है इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेटेड बिजनेस एंड हल्दिया, बट लार्जली आई थिंक द प्रॉफिटेबिलिटी विल बी मेंटेन्ड। जहां तक उनका एफएसएल का आई थिंक इनकम आता है, आई थिंक काफी स्टडी सोर्स ऑफ अर्निंग्स पोस्ट कर रही है एफएसएल। और जहां तक थ्रूपुट का सवाल आता है इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेटेड बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ पीएलएफ्स, वहां पे 80-85% पे काम चल रहा है। चंद्रपुर विल प्रॉब्ली इंप्रूव अराउंड 40-45। तो कंसोलिडेटेड एसओटीपी बेसिस पे अगर मैं देखूं तो आई थिंक देयर इज नथिंग टू लूज इन दिस कंपनी ओवर द नेक्स्ट 2 years। अगर डिक्लाइंस में मिलती है तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ये कंपनी को देख सकते हैं। राइट, चलिए, तो ये राय सीएससी पर निकल कर आ रही है। लेकिन जैन इरिगेशन ये एक और ऐसा स्टॉक है, वागले साहब इसको देखकर बताइए ये कैसा लगता है आपको चार्ट पर, क्योंकि नतीजे तो दमदार आए हैं, शानदार नंबर्स। आप देखिए 11.5% से बढ़कर मार्जिन 13.5% के आसपास घाटे से मुनाफे में आई है। क्या तेजी होगी इसमें? आज चार्ट देख के लग रहा है ऐसा? हेमंत, आज कह नहीं सकता, सेंटिमेंट इतना, माहौल इतना खराब है, लेकिन मुझे ये लगता है कि 100 पे स्टॉक है, 90 के नीचे नहीं जाएगा। तो करेक्शन होता है तो ये एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 108, जो कि कुछ हफ्तों का व्यू है। एक 10-15% कुछ हफ्तों में मिल सकता है। ओके, 10 से 15% का अपसाइड कुछ हफ्तों में बन सकता है। 100 रुपए के आसपास अटकता है। देखते हैं आज दमदार नतीजे के बाद इसके पार निकल पाता है या नहीं। वागले साहब से हम कुछ पिक्स ले चुके हैं, आशीष भी हमारे साथ हैं। आशीष, ये बताइए कि आज आपकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स कौन सी है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बैंक्स, पीएसयू बैंक्स के अंदर में काफी पॉजिटिव व्यू रखता हूं, और इसके अंदर में मैं समझता हूं कि अक्रॉस द बोर्ड हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी, चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो या कैनरा बैंक हो। बट एज अ बेट आई थिंक एक शॉर्ट टर्म बेट कैनरा बैंक के अंदर में ली जा सकती है। स्टॉप लॉस 314 का रखिए और कम से कम 335 तक के स्तर कैनरा बैंक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। मेरी दूसरी पिक जो होगी वो होगी एक शॉर्ट कॉल, जो कि एलएनटी के अंदर रहेगा। एलएनटी के अंदर मुझे लगता है कि एक ओवरऑल ट्रेंड जो है वो वीक है, और किसी भी वीकनेस के अंदर में एलएनटी में करेक्शन देखने को मिल सकता है। 1350 से 1320 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 1450 के एक स्टॉप लॉस से शॉर्ट पोजीशन एलएनटी में बनाई जा सकती है। तो एलएनटी को शॉर्ट करिए और खरीदिए बैंक्स को। संदीप जी के पास भी काफी सारे बैंक्स हैं, ब्रेक के बाद बताएं। बिल्कुल, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इस ब्रेक के बाद एक्शन पूरा शुरू होने वाला है। राकेश की भी पिक्स हमें लेनी है, वागले साहब से भी लेनी है थोड़ी, और उसके अलावा करेंसी मार्केट की ओपनिंग आज बड़ी अहमियत वाली है, क्योंकि जिस तरह से डॉलर मजबूत हुआ है हमारी करेंसी पर क्या कुछ असर होगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो पहला रिएक्शन करेंसी से आएगा, उसके बाद प्री ओपनिंग सेशन देखेंगे और उसके बाद हम बताएंगे 9:15 से बाजार का भरपूर एक्शन, शुरुआती कारोबार का, कहां हो रहे हैं बड़े सौदे, कौन से स्टॉक्स भाग रहे हैं, कौन से गिर रहे हैं, कहां बन रही है पोजीशंस, और तुरंत
ट्रेडिंग के मौके अगले 20-25 मिनटों में आपके लिए कौन से हैं? एक्सपर्ट का दमदार पैनल है हमारे साथ, आप भी बने रहिए स्टॉक 2020 का अपडेट देखने के लिए इस ब्रेक के बाद पहला सौदा में।